गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नया एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह जो एक्सरसाइज है बाबू इंटरेस्टिंग पेपर है, अच्छा लगेगा पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा से बने रहिए और नया पढ़ेगा बच्चे, नया टॉपिक पढ़ेगा, नया चीज़ देखने को मिलेगा इसमें और कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसमें कुछ टर्म्स आता है जो यूज होता है, अप्लाई होता है, मीन्स कहे तो कंसेप्चुअल रहता है, कंसेप्ट जो रहता है बेसिक चीज कहेंगे, या फिर कह सकते हो फंडामेंटल टर्म्स कह सकते हो। ठीक ना बाबू, चलो देखते हैं। पहला टर्म जो आएगा बाबू इसमें वह आएगा सीक्वेंस का। सीक्वेंस, ठीक बाबू, इसको कहते हैं हिंदी में अनुक्रम कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। ऐसे दोनों हम लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे या इंग्लिश भी लिखेंगे, तो दोनों से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम सीक्वेंस किसको कहेंगे। ठीक ना बाबू, अगर किसी संख्या को आप एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करते हो, मतलब एक निश्चित ऑर्डर में आप उसको सजाते हो, समझ पाए ना बाबू, तो उस सजाया गया जो टर्म्स जो होंगे, पद जो होंगे, उस सारा का सारा टर्म जो कहलाता है बच्चे सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, उसको सजाकर आप लिख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो एक उसको अरेंज करके लिख रहे हो, एक ऑर्डर में सजा रहे हो। अरे उसमें यानी एक सर्टेन ऑर्डर में लिखना है। अब यह जो ऑर्डर है बाबू, या इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। अरे उसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कुछ लेते हैं, ठीक ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 देख लो। अरे उसमें तो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा रखे बच्चे, ठीक ना, सर्टेन ऑर्डर में सजाए, तो एक आ जाएगा सीक्वेंस का आ जाएगा, जैसे 2 4 6 8 10 1 4 7 10 30। देख लो बाबू, इस सारा का सारा जो है ना यह सीक्वेंस कहलाता है, क्योंकि सभी संख्या को हमने एक ऑर्डर में सजाए हुए हैं, एक सर्टेन ऑर्डर में सजाए हैं, एक निश्चित ऑर्डर में सजाए हुए हैं, इसको कहा जाता है सीक्वेंस कहा जाता है। और सीक्वेंस को दो तरीके से लिखा जाता है और उसका नाम भी रखा गया है, एक फाइनाइट नाम रखा गया है और एक इनफाइनाइट नाम रखा गया है। आइए देखते हैं जरा। सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अनुक्रम को हम दो तरीके से लिख रहे हैं, ठीक ना बाबू। एक को कह रहे हैं बच्चे फाइनाइट सीक्वेंस, इसको कहते हैं बच्चे हिंदी में परिमित अनुक्रम कहेंगे। और एक होता है बच्चे इनफाइनाइट सीक्वेंस, मान लो सीक्वेंस लिख दिया वहां पर, ठीक ना, हिंदी में कहेंगे अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। हर वचन में दो तरीके से लिख रहे हैं इसको। अब परिमित जो होते हैं बच्चे, यानी उन सभी संख्याओं को जो अब सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और उसको अरेंज करके लिखे हुए एक ऑर्डर में, वह लिमिट रहेगा, समझो बाबू, वह लिमिट रहेगा बाबू, उसी को कहेंगे बच्चे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। सपोज करो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक, या इनफाइनाइट तो है नहीं, बस 7 तक है। यानी हमने क्या किया, संख्या को तो हम लिखे हुए हैं, एक ऑर्डर में सजा कर रखे हुए हैं, लेकिन कहां तक बाबू, 7 तक, यानी 7 से अधिक नहीं है। अलग ऑप्शन में जैसे 2
4 6 8 10 12, मान लो 12 तक है तो इसको भी क्या किया बच्चे एक लिमिट रखे हुए हैं अरे वो समय यानी 12 तक है 1 4 7 10 13 देख लो इस संख्या को इस सारा का सारा संख्या ठीक है बाबू फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है परिमित अनुक्रम कहलाएगा ठीक है बाबू जबकि यहाँ देखो बच्चे 1 2 3 4 5 सो क्या इनफाइनाइट क्योंकि यहाँ जो हम संख्या को सीक्वेंस में सजा रहे हैं सीक्वेंस में लिख रहे हैं ठीक ना बाबू लेकिन क्या बच्चे इनफाइनाइट तक जा रहा है बढ़ते चला जा रहा है 2 4 6 8 सो देख लो बाबू बढ़ते जा रहा है ठीक है 1 4 7 10 देख लो तो इसको कहेंगे बच्चे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे जिसका लिमिट नहीं हो बाबू संख्या को जब आप अरेंज करके लिख रहे हो एक ऑर्डर में और वह लगातार बढ़ते चल जाएगा बाबू अनंत तक उसी को कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है और वैसी संख्या जिसे आप एक करेक्ट सर्टेन ऑर्डर में लिख रहे हो लेकिन वह कहां तक बच्चे उसका लिमिट होता है बच्चे उसको कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे इतना तो समझ आ गया होगा आपको ठीक ना बाबू चले आगे बढ़ते हैं ठीक है इसकी रेंज करते हैं चलो अगला टर्म देखते हैं बाबू अगला जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कहेंगे भाई सीरीज किसको कहते हैं जरा ये भी देख ले देखो बाबू जो भी डिजिट आप जो भी संख्या को आप सीक्वेंस में लिख रहे हो और उन सभी सीक्वेंस में लिखे गए संख्या को अगर आप जोड़ रहे हो बाबू यानी सीक्वेंस को आप जोड़ करके लिख रहे हो एक सर्टेन ऑर्डर में तो उसको कहा जाता है बाबू सीरीज कहा जाता है यानी सीक्वेंस को कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं बच्चे जोड़ करके लिखते जाते हैं और एक वो भी किसमें बाबू एक ऑर्डर में अरे वो समझ में तो वो कहलाता है सीरीज कहलाता है समझ में तो आ ही गया होगा देख लो जैसे देखो 1 सीक्वेंस देखो 2 3 4 5 सीक्वेंस में हो गया 2 4 6 8 10 सीक्वेंस में है ना बाबू 1 4 7 10 सीक्वेंस में है लेकिन अब इस सीक्वेंस को क्या करते हैं बच्चे जोड़ देते हैं अरे उस में अब इसको ना हम लोग जोड़ दे रहे हैं ऐड कर देते हैं जब हम इसको ऐड कर देंगे बच्चे तो अब सीक्वेंस नहीं रहा यह कहलाएगा सीरीज कहलाएगा ठीक है तो जिस तरह से सीक्वेंस को हम दो तरीके से लिखे थे बाबू ठीक उसी तरह से सीरीज को भी दो तरीके से लिखा जाता है वैसा सीरीज जिसको लिमिट में रखा जाता हो वह कहलाता है फाइनाइट सीरीज कहलाता है और वैसा सीरीज जो लिमिट में नहीं हो बच्चे उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं ठीक ना तो इसको छोड़ देते हैं जिस तरह से सीक्वेंस को दो भाग में बांटे थे उसी तरह से सीरीज को भी दो भाग में बांटेंगे जिसका जो लिमिट हो वह फाइनाइट होगा जिसका जो लिमिट नहीं हो बाबू वह कहलाता है इनफाइनाइट कहलाता है समझ आ रहा है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं चलो देखते हैं बाबू चलो अब देखते हैं बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीरीज
इसका मतलब जो होता है स्टेडी होता है, हिंदी में हम लिखे नहीं थे। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बाबू इसको कहेंगे क्या चीज, ठीक ना। देखो किसी भी संख्या को आप सीक्वेंस में लिख रहे हो, ठीक बाबू, और जितना भी टर्म्स आपका बढ़ते जाएगा और उन प्रत्येक टर्म्स के बीच का जो गैप होता है बच्चे, वह यदि कॉमन हो बाबू, यानी आने वाले हर टर्म्स का बीच का जो गैप होगा बाबू, बीच का जो अंतर होगा, बीच का जो डिफरेंस होता है बाबू, वह यदि कॉमन होगा बच्चे, यानी बराबर होगा, कांस्टेंट होगा बाबू, तो उसी को कहा जाता है बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अरे बोल समझ में, जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12, हर आने वाला टर्म्स के बीच का जो अंतर है बच्चे, वह कांस्टेंट है, और वह कितना है बाबू, 2 है। अरे वो सुने, यानी कॉमन कह सकते हो, सबका क्या है बाबू, बराबर है। इसलिए ये जो संख्या आप देख रहे हो, या कह सकते ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये क्या होगा बाबू, अर्थमेटिक में होगा। शॉर्ट में इसको लिखेंगे बाबू एपी लिखते हैं, एपी लिखेंगे शॉर्ट में। ये देखो ये दोनों पदों के बीच का अंतर कितना बाबू, 2 है। फिर इसके बीच का अंतर देखो बाबू 2 है, इसके बीच का अंतर देखो 2 है, इसके बीच का अंतर देखो 2 होगा, इसके बीच का अंतर 2 होगा। अरे वो समझे, यानी पहले वाली संख्या, आने वाली संख्या और पीछे वाली संख्या के बीच का जो अंतर होगा बाबू, वह कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा जो सीक्वेंस रहेगा बाबू, सुपर ना बाबू, उसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। अरे वो सुने, ठीक ना, 1 4 7 10 13 सो, ठीक है। इन सभी संख्याओं के, 2 संख्याओं के बीच का जो गैप होगा बच्चे, वह कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए सभी के सभी संख्या जो होगा बाबू, किसमें कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है बाबू, नहीं ना। अब ये जो सीक्वेंस जो होगा बाबू, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, यानी उसका जो कॉमन डिफरेंस जो होगा बाबू, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अरे बोल समझ में, ठीक ना। तो इसमें जो टर्म्स होगा, देखो इसमें जो पहला पद जो अप्लाई होगा बच्चे, इसको प्रथम पद कहेंगे, इसको दूसरा पद कहेंगे, तीसरा पद कहेंगे, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाबू A1, दूसरा पद को कहेंगे बच्चे A2 कहेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो बाबू, इस टर्म को कहेंगे, पहला पद है ना, तो A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और ये A5 और ये कितना होगा बाबू, A6 होगा। और मान ली बढ़ते जाएगा कहां तक, NS टर्म तक जाएगा, तो इसको भी क्या कहेंगे बाबू, NS टर्म तक लिखेंगे। अरे उसमें, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो 2-3 टर्म्स और इसमें यूज होगा बच्चे, जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी का पहला पद जो होगा, उसको हम A से स्विच करते हैं, ठीक ना। टर्म इंग्लिश वर्ड T से भी स्विच करते हैं, लेकिन यहाँ A करते हैं। मान लो प्रथम पद को सूचित कर रहे बच्चे A से, ठीक ना। और कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सर्व अंतर करते हैं, सर्व अंतर को सूचित कर रहे बच्चे B से, इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म्स है और ये कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब क्या होगा वो, 2 पदों के बीच का अंतर। और उस समय 2 पदों के बीच का अंतर को हम सूचित कर रहे बच्चे किससे, D से। अरे उस समय, ठीक है।
तो अगर हमें कोई सीक्वेंस में, ठीक ना, यानी इन दोनों टर्म्स को लेकर के इन दोनों पद क्या कहते हैं कि, ठीक ना, प्रथम पद और सब अंतर डी, इन दोनों की सहायता से यदि हमें एपी में कोई सीक्वेंस लिखना होगा, सीक्वेंस लिखना है लेकिन एपी में, तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो बाबू, चलो यहां लिखते हैं, मान लो पहला पद A1 है, अरे उसमें A1 कितना है, पहला पद A हो गया, और दूसरा पद के लिए पहला पद में उसका कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे ना बाबू, पहला पद कितना है, A है, ठीक ना। अब इसका अंतर कितना बाबू, D है ना, तो D जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10 है, पहला पद क्या है बाबू, 2 है, A1 मान लो 2 है, A2 के लिए इसका अंतर कितना हो रहा है बाबू, 2 हो रहा है ना बाबू, इसका अंतर कितना हो रहा है बच्चे, 2 हो रहा है ना। तो यहाँ अंतर 2 जो आ रहा है बाबू, 2 पदों के बीच का, इसी को तो कहते हैं ना D। पहला पद 2 है, अगला दूसरा पद निकालने के लिए, यानी A2 दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में देखो 2 में एक कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा बाबू, A4 निकल गया। अरे सुन, अब अगला पद निकालने के लिए यानी A3, यानी तीसरा पद निकालने के लिए किसमें, यानी 6, तीसरा पद क्या है बाबू, 6 निकालने के लिए दूसरा पद ही ना बाबू, A2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, यानी कितना बाबू, 2 जोड़ेंगे, अर्थात कितना होगा, A2 का वैल्यू कितना बाबू, 4 है ना बच्चे, तो 4 में 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 6 निकल गया, तीसरा पद निकल गया बाबू। अब यदि हम चौथा पद निकालना चाहेंगे बाबू, A4, तो देखो A4 निकालना है चौथा पद, तो A3 के पद में, यानी A3 प्लस में कॉमन डिफरेंस, यानी अंतर कितना है बाबू, 2 है ना, तो कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ देंगे। अरे वो में, यानी A3 का वैल्यू कितना है बाबू, 6, और प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी ये दोनों का अंतर 2 जोड़ दो बाबू, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। देखो चौथा पद निकल गया। अब हमें पांचवा पद निकालना है बाबू, देख लो A5 निकालना है बच्चे, पांचवा पद, तो पांचवा पद निकालने के लिए चौथा पद में जोड़ना पड़ेगा ना बाबू, तो A4 प्लस में चौथा पद में किसको जोड़ना पड़ेगा बाबू, कॉमन डिफरेंस को। अरे उस समय यानी कॉमन डिफरेंस कहें तो 2 को जोड़ेंगे, तो कितना होगा बाबू, A4 कितना है, 8 है ना बाबू, 8 प्लस में 2 यानी कितना होगा बाबू, 10। अरे उस समय ठीक है। तो आने वाले टर्म्स को निकालने के लिए पिछला टर्म्स में यानी उससे पहले वाले पद में 2 क्या यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, 2 नहीं 2 तीस के लिए था ना, कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा बाबू। ठीक इसी तरह देखो A2 निकालते हैं तो A1 में देखो A1 पद में D जोड़ेंगे, यानी A1 का वैल्यू कितना है बाबू, देखो तो A है प्लस में D हो गया, ये दूसरा टर्म्स निकल गया, ठीक ना। और देखो तीसरा निकालेंगे तो दूसरा पद में D जोड़ेंगे, तो A2 प्लस में दूसरा पद A2 हो गया, और प्लस में D कितना है बच्चे, D ही रखे हैं, और A2 का मान देखो ही ना है बाबू, यानी A प्लस D प्लस में देखो D है, यानी कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। अरे बच्चों में ठीक है। इसी तरह से देखो बाबू A4 निकालना है, यानी चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद के लिए ना बाबू तीसरा पद में जोड़ना पड़ेगा ना, A3 प्लस में तीसरा पद में क्या जोड़ना पड़ेगा बाबू, कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, दैट इज D जोड़ना पड़ेगा। अब तीसरा पद देखो उठाकर यहाँ क्या है बाबू, A प्लस 2D है ना बाबू, A प्लस 2D, ठीक ना, A प्लस 2D तीसरा टर्म, और प्लस में D हो गया, बराबर में कितना होगा, A प्लस, इसको जोड़ दो बाबू तो कितना होगा बाबू, 3D हो गया, ये निकल कर आ गया बाबू, ठीक ना, चौथा टर्म निकल कर आ गया।
इसी तरह से फिर अगर हम निकालेंगे बाबू यहां से, इसको हटाते हैं हम यहां से, फिर से अगर हम निकालेंगे बाबू, ठीक ना, A5 यानी पांचवा पद निकालेंगे बाबू, आ रहा है ना बच्चे समझ में, पांचवा पद निकालेंगे तो कितना होगा बाबू, यानी चौथा पद में D जोड़ेंगे बाबू, आ रहा है में, और चौथा पद कितना है बाबू, कहाँ गया, यहाँ देखो, यानी A प्लस में 3D प्लस में D अर्थात कितना होगा A प्लस, देखो 3 आए क्या 4 4D। अरे में इस तरह से यहाँ देखो A1 A2 A3 A4 A5 ये सब जो हो गया बच्चे एक सीक्वेंस में रखा जाएगा, तो ये जो है बाबू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बताएगा, समझ पा रहे बाबू, क्योंकि सभी टर्म्स में यानी सभी दो टर्म्स के बीच का अंतर हमेशा क्या बच्चे बराबर रखा गया है, यानी कॉमन रखा गया है, और वह कॉमन क्या है बच्चे D रखा गया है। अरे बस में, यानी अगर हम इसको लिखेंगे हटा करके क्या करते हैं यहाँ, चलो यहाँ लिख देते हैं जगह पे, ठीक ना, अर्थात लिखेंगे इन एपी में रखेंगे इसको, तो देखो क्या होगा बाबू, A1 A2 A3 A4 और A5। चलो A1 मतलब क्या, A, दूसरा A प्लस D था, तीसरा A प्लस तीसरा में क्या होगा बाबू, इसमें जोड़ेंगे ना, तो देखो तीसरा A प्लस 2D होगा, यहाँ D जोड़ा गया है तो दूसरा में क्या होगा बाबू 2D होगा 2D, चौथा में A प्लस 3D होगा, पांचवा में A प्लस 4D होगा। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं बाबू, ये जो अनुक्रम देख रहे हो बाबू, या जो ई जो है ना बाबू, ये कहलाता है बच्चे एपी में है। एपी में है क्यों भाई, क्योंकि सभी दो पदों के बीच का अंतर जो है बाबू वह कॉमन है, बराबर है। अब देखो अगर चेक करना है तो करो, अब ई वाला टर्म में से इसको घटा दो तो क्या बचेगा, ए बचेगा, सॉरी डी बचेगा, ये दोनों टर्म में से इसमें से इसको घटा दो क्या बचेगा बाबू, डी बचेगा। देखो हम रब करके देखते हैं, अब देखो ये दोनों टर्म्स को लेते हैं, ए प्लस डी माइनस में ए, ये कैंसिल हो गया ना बाबू, क्या बचा डी बचा, ये ना डी है, इसमें से किसी को भी ले लो, चलो इसको ले लेते हैं, तो ठीक ना बाबू, इसमें से इसको घटाना, ठीक ना, पूर्व वाला से पहले वाला को घटाना जाता है आगे वाला से, तो आगे वाला क्या है बच्चे, ए प्लस 3D माइनस में ए प्लस 2D, देखो माइनस था बाबू इसलिए कॉस्ट में रख दिए क्योंकि दो टर्म्स है इसमें, यानी a प्लस 3D माइनस में देखो a माइनस प्लस माइनस 2D, देखो a कैंसिल हो गया, 3D से 2D घटे क्या बचेगा, d बचेगा। अरे वो समझ में, ठीक ना, तो वैसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो बाबू, कॉमन डिफरेंस समान हो बाबू, तो उसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, यानी समांतर श्रेणी कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं एपी में कहते हैं। अरे वो समय तो यहाँ जो हुआ बाबू यह क्या हो गया बच्चे, एपी में आ गया। अब यदि कोई पहला पद दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस भी दिया रहेगा, और अगर कहता है कि इस दोनों की सहायता से आप इसे एपी में लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हो, इसका सहायता से, इसका हेल्प लेकर के। अरे उस समय चलो हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, उसके बाद एनएफ टर्म्स देखेंगे, ठीक ना, एनएफ टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बाद देखते हैं, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो तो मान लो कोई संख्या जो है, संख्या का पहला टर्म्स a1 है बाबू 2 है, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है बच्चे d, ct भी लिखता है, कॉमन डिफरेंस करता है लेकिन d भी करते हैं, d जो है मान लो कि 3 है ना बाबू, मान लो 3, तो अब हमें इन दोनों की सहायता से एक सीक्वेंस लिखना है, समझ बाबू, एक अनुक्रम लिखना है,
और वह अनुक्रम जो होना चाहिए बाबू वह एपी में होना चाहिए। अरे बस समझ में। चलो आते हैं, मान लो A1, तो A1 के लिए तो A ही रहता है ना बाबू, और A का वैल्यू कितना है A1, ये होगा बाबू, कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। अब अगर A2 मतलब दूसरा टर्म, दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे बच्चे, पहला टर्म में A प्लस क्या होगा, D होगा। अच्छा चलो यहाँ लिखते हैं, देखो तो कैसे लिखेंगे, पहला टर्म से दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, देखो 1D था ना, यहाँ 2D हो गया, ठीक है। एक तरीका देखो, A प्लस कितना होगा बाबू 3D, ठीक ना। फिर देखो A प्लस 4D, देख लो ना बाबू, ऐसे लिखना आप लोग बड़ा आसानी से, ठीक ना, बहुत टफ नहीं है। A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। अरे भी समझे, और देखो E1 है, E2 है माने, और E3 चौथा पद है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। अरे उस समय ये A1 है, A2 कर देते, A डाल देते हैं। अरे उस समय ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो A1 A, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D। वो बार बार लिख रहे हैं, पता है, एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो A2 है तो D का मान 1D है, A3 है तो यहाँ 2D है, A4 है तो 3D है, A तो जोड़ना ही जोड़ना है, A5 है तो 4D है। अब तो समझना ही क्या होगा, ठीक है बाबू। अगर A10 लिखना होगा तो A प्लस 90 कर दो, एक कम कर देना ना D के साथ, एक कम करके D के साथ मल्टीपल कर देना। अगर 11 कहने का मतलब, ठीक है बाबू, सीक्वेंस का 11वां पद, सीक्वेंस का 11 टर्म्स 11 टर्म्स लिखना है, तो A प्लस 11 था ना बाबू, तो एक काम कर दो तो 10 हो जाएगा, 10D हो जाएगा। आगे समझ में, इस तरह से लिखना। तो चलो आ जाओ यहाँ पर, तो E वाला हो गया बाबू, A का कितना हो गया 2 हो गया, प्लस D का 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। A3 लेते हैं तो A प्लस, देखो 3 है ना बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2D होगा, देखने पर ये है ना, यानी A होगा, A का वैल्यू पुट करो ना, 2 होगा, प्लस में 2 इंटू D का वैल्यू देखो बाबू 3 है ना, देखो तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। A4 करोगे तो A प्लस 4 है ना बाबू, तो कितना होगा 3D होगा, A2 हो गया 3 इंटू D का वैल्यू 3 है ना बाबू, 3 का नाम और 2 11 हो गया। अरे वो सुनने, अर्थात क्या होगा बच्चे, A5 कर देंगे, A प्लस 4D, A का वैल्यू 2 प्लस में 4 इंटू D का वैल्यू 3, 4 3 12 और 2 14, ठीक है बाबू। यानी इन एपी में पहला क्या है बच्चे, पहला 2 है ना, 2, दूसरा 5 8 11 और 14, तो हम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ जो देखो बाबू, इस सीक्वेंस देख रहे बाबू, इस सीक्वेंस जो है ना यह एपी में कहलाता है बाबू, क्योंकि प्रत्येक 2 टर्म्स के बीच का अंतर कांस्टेंट होगा, और वह अंतर कितना होना चाहिए बच्चे, 3 होना चाहिए। जैसे देखो 5 से 2 घटाओ 3, 8 से 5 घटाओ 3, 11 से 8 घटाओ 3, 14 से 11 घटाओ 3, बराबर आ गया। तो ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो, इस सीक्वेंस कहलाएगा बाबू एपी में कहलाएगा। अगले समय तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एपी हम कहेंगे किसको, आगे वो समय, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, एपी वैसा सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का अरेंजमेंट, ठीक है बाबू, जिसके हर 2 टर्म्स के बीच का जो गैप होगा बच्चे, बीच का जो अंतर होगा बाबू, वह क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है।
वह जो अंतर होता है बाबू वह कॉमन होता है बच्चे। तो उस तरह का अगर कोई सीक्वेंस आपको दिखता है बाबू तो वह सीक्वेंस जो होगा वह क्या कहलाता है बच्चे, एपी में कहलाएगा। अरे बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं। तो चलिए बाबू अभी हम लोग देखें सीक्वेंस पढ़े, सीरीज पढ़े, ठीक है बाबू। और फिर हम देखें, फिर हम जानने की कोशिश किए कि किसी सीक्वेंस को हम एपी में कैसे लिखेंगे, या कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि जो सीक्वेंस है वह एपी में है या नहीं है, ठीक ना बाबू। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो और वह क्वेश्चन कहे कि इसे सीक्वेंस में लिखिए, ठीक ना बाबू। तो देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन दिया है ए एन बराबर में दिया है बाबू 2n+1। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, और कह रहा है कि इसका सीक्वेंस में लिखिए इसको, यानी अनुक्रम इसका क्या होगा, सीक्वेंस इसका क्या होगा, 4 पदों तक सीक्वेंस क्या होगा, 5 पदों तक सीक्वेंस क्या होगा, इस तरह से देता है। और साथ में सीरीज क्या होगा, सच पर बाबू। तो सीक्वेंस और सीरीज बताए थे, ठीक है। सीक्वेंस जो टर्म्स क्या कहते हैं, एक ऑर्डर में लिखते जाते हैं, ठीक है बाबू, ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो। और सीरीज क्या होता है बाबू, जो सीक्वेंस है उसको जोड़ से चल जाएगा, सीरीज निकल जाएगा, ठीक है बाबू। और टर्म्स पदों की संख्या कैसे निकालते हैं ये बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। चल देखते हैं, क्या देखते हैं, 2n+1 है, an ns टर्म्स है, an ns टर्म्स है, माने nवां पद है। मान लो n जो है ना यह नेचुरल नंबर है, मीन्स प्राकृतिक संख्या है, मीन्स n बराबर 1 2 3 4 so on। अब हमें निकालना बच्चे पहला पद, ठीक है बाबू। तो n बराबर यहाँ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या देखो 2 का 2 होगा, n का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 होगा, प्लस में 1 देन कितना होगा बाबू, 3 होगा। दूसरा पद देखो, ठीक है बाबू, 2 into, अब इस बार n का जो मान होगा बाबू कितना होगा, 2 होगा। तो 2 तो ऑलरेडी है, देखो 2 रख दिया है, और n का वैल्यू 2, n बराबर 2 पुट किए, प्लस में 1, तो देखो तो बाबू कितना होगा, 5 हो जाएगा। a3 का वैल्यू निकालेंगे, यानी a3 यानी n का वैल्यू कितना होगा बाबू, 3 होगा। यहीं से पता चल जाएगा n का मान क्या है। 2 फॉर्मूला में है, n का वैल्यू देखो बाबू, ठीक ना, 3 होगा और प्लस में 1, देखो तो 3 3 6 7 हो जाएगा। n4 2 into n का वैल्यू 4 प्लस में 1 इसको तो कितना होगा बाबू, 9 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और n5 इक्वल टू 2 into यहाँ 5 प्लस में 1 इक्वल टू कितना होगा बाबू, 11 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इन सीक्वेंस यानी अनुक्रम में रखने पर क्या होगा बाबू, देखो क्या होगा, 3 5 7 9 और 11। तो ये क्या हो गया बच्चे, सीक्वेंस में हो गया, अनुक्रम में हो गया, कितना पद तक, 1 2 3 4 5, यानी 5 पदों तक क्या हुआ बाबू, या सीक्वेंस में हो गया। अब इसी को कहेगा सीरीज में लिखने के लिए, तो बड़ा आसान है बाबू लिखना, देखो तो सीरीज इन सीरीज कर देते हैं इन श्रेणी में, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या करते हैं बच्चे, इस सभी सीक्वेंस है ना बाबू इसको जोड़ देते हैं, मीन्स कितना होगा बाबू, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो जाएगा बाबू सीरीज में हो जाएगा, समझ रहे ना। चलो ठीक, तो अब चलते हैं बच्चे, किसी एपी का हम nवां पद कैसे निकालेंगे, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक ना बाबू। ठीक है, तो देखो सीरीज और सीक्वेंस इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, किसी एपी का
एनवा पद हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी nth टर्म। ठीक ना बाबू, चलो देखते हैं। चलो यहां देखते हैं बच्चे, एपी का एनवा पद, और उस समय यानी nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी का एनवा पद कैसे निकालेंगे, तो देख लो, मान लो, ठीक ना बाबू, यहां ठीक ना, माना कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मान ले कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका पहला पद फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ले लेते हैं बच्चे ए, ठीक ना बाबू, एंड तथा कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर, ठीक ना, यहां लिख देते हैं प्रथम पद हिंदी में, ठीक ना बाबू, प्रथम पद ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस यानी होता है बच्चे सर्व अंतर, ठीक ना बाबू, मान लो कितना बच्चे डी, ठीक है। पहला पद एपी का पहला पद मान लेते हैं ए, ठीक ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी पहला पद ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस कितना बाबू डी। तो चलो अब देखो यहाँ पर पहला पद a1 कितना होगा बाबू, ए होगा, याद है हम लोग यहाँ लिखे थे a1 a, a2 a प्लस d, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, आपको याद तो आ ही रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए, क्या ए के साथ डी है क्या, डी तो नहीं है, तो काम करते ना, प्लस करते बाबू 1 - 1 इंटू में डी कर दे, ठीक है। एक फॉर्मूला में हम फॉर्मूला तैयार करना चाह रहे हैं बाबू, ठीक ना, इसलिए ऐसा किए हैं। 1 से 1 घटेगा 0 होगा, 0 को डी से गुना करोगे 0 होगा, और 0 में ए जोड़ोगे तो क्या होगा बाबू, ए ही आएगा, यानी पहला पद आएगा। दूसरा पद ए प्लस डी होता है बाबू, आ रहा समझना, यानी ए प्लस 2 - 1 इंटू में डी होगा क्या, अब 2 से 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 1 को डी से गुना करो तो डी होगा, और डी को ए से जोड़ोगे तो ए पर डी होगा, इसी को हम इस रूप में लिखे हैं। a3 a प्लस 2d, देख लो आप ना, यहां से इसको लिख सकते बच्चे a प्लस 3 - 1 इंटू में डी, इसी तरह से a4 a प्लस 3d, a प्लस 4 - 1 इंटू डी, आ रहे हो सर में, ठीक है। इसको हटाते हैं यहां से, चलो इसी तरह से अगर हम निकालें बच्चे a5 का वैल्यू, तो a प्लस 4d, अर्थात होगा बच्चे a प्लस 5 - 1 इंटू डी, अरे वो सुनिए, ठीक है। और आगे टर्म्स इस तरह से बढ़ते जाओगे तो फाइनली मिलेगा कौन सा टर्म बाबू, एनवा टर्म्स मिलेगा, यानी an बराबर में a प्लस, अरे वो में a प्लस n - 1 इंटू डी, अरे वो में तो फाइनली क्या होगा, यही निकल कर आएगा हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया बाबू nth टर्म्स हुआ, nth टर्म्स कहने का मतलब nवा टर्म्स। जैसे 10वां पर क्या कोई एपी
कोई संख्या दिया हुआ है और उस सारी संख्या एपी में है, ठीक है, और कहेगा कि इस एपी का 50वां पद क्या होगा। अरे उसमें यानी ठीक ना बाबू, 50वां पद क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला रखो, n बराबर कितना 50, यहाँ भी n बराबर 50 रख दो, बाकी कैलकुलेट करो निकल जाएगा। अरे उसमें या दूसरा निकाल सकते, ई जो हो गया बच्चे, ई nth टर्म्स का फॉर्मूला हो गया। कैसे हुआ भाई, देख लो यहाँ, देखो यहाँ a को हम लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और दूसरा टर्म से लिखे तो बाबू देखो 1 था तो दूसरा टर्म के लिए 2 हो गया, 2 में से 1 घटाए, तीसरा टर्म के लिए 3 में से 1 घटाए, चौथा टर्म के लिए देखो चौथा है ना, चौथा टर्म के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी किए, पांचवा टर्म के लिए 5 माइनस 1 इंटू डी किए, तो nth टर्म्स के लिए क्या होगा बाबू, n माइनस 1 इंटू डी होगा। अरे उस समय सब आ गया होगा, तो इसको आप याद करना पड़ेगा, ठीक ना बाबू। आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक ना। चलो देखो बाबू, और टाइम लग रहा था इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखे थे, ठीक ना, पोस्ट करके लिखे। चलो देखो, एपी क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग निकाल कर लेकर आए बच्चे, इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक ना, प्रयोग कैसे करना है जरा देख लेते हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन एपी 147, बाबू 147 ये जो है बच्चे सीक्वेंस जो है ना बाबू, क्या एपी में है कि डॉट डॉट है, इनफाइनाइट है, राइट ना। 147 का 18वां पद क्या होगा, 18वां पद ज्ञात करना है, यानी 18वां पद क्या होगा, जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, यानी ये पहला पद हो गया ना, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर आगे चौथा मिलेगा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 18वां पद मिलेगा, ठीक बाबू। और 18वां पद का वैल्यू क्या होगा उसको पूछ रहा है। जैसे देखो पहला पद का वैल्यू क्या है, 1 है, दूसरा पद कितना है बाबू, 4 है, तीसरा पद कितना है बाबू, 7 है, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो 18वां पद जो मिलेगा बाबू उसका मान निकालना है, उसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है बाबू, 18वां पद, तो n बराबर क्या होगा बाबू, 18 होगा। हेलो सुनिए, n बराबर 18 होगा, तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो आप। चलो पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फॉर्मूला देखते पहले देखो इसमें क्या चाहिए बाबू, a का मान चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a क्या होता है बाबू, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है बाबू वह a होता है, ठीक ना, यानी प्रथम पद होता है। और n जो है इसमें देखो कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, 18वां पद, तो 18वां पद जो होगा बाबू वह n का वैल्यू होगा, ठीक ना। और d का मान तो आपको पता है, d का वैल्यू कौन हो सकता है, तो इन टर्म्स के 2 पदों का अंतर होता है बच्चे, ठीक ना। तो 2 पदों का अंतर कितना हो, 4 से 1 घटा दो तो 3 बचेगा, या 7 से 4 घटाओ तो कितना बचेगा बाबू, 3 बचेगा, तो d का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर a बराबर कितना है बाबू, 1 है, और d बराबर कितना है बच्चे, 3 है, और n बराबर कितना है बाबू, 18 है। अरे उस समय अब हमें निकालना है, ठीक ना, nth टर्म। तो देखो फॉर्मूला लिखो, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी हो गया। अब a n का वैल्यू कितना पुट करना बाबू, 18। अब 18 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, प्लस में n का वैल्यू फिर से यहाँ क्या करना बच्चे, 18 करना है, माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू 3 करेंगे बाबू, 1 प्लस देखो 18 से 1 घटेगा तो 17 बचेगा, इंटू में 3 यानी 1 प्लस 17 51, और फाइनली इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 52 होगा, अर्थात a 18 इक्वल टू 52 निकल कर आ जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का 18वां पद जो होगा बाबू कितना होगा, 52 होगा, ठीक है। या इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाओगे बाबू, देखो तो जरा दूसरा तरीका से देखो इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। जैसे देखो आपने यहां लिखा था थोड़ा देर पहले a1 बराबर a किया था,
A2 बराबर A प्लस डी किया था, A3 बराबर आपने लिखा था बाबू A प्लस 2D लिखा था, और A4 बराबर A प्लस 3D लिखा था, और A5 बराबर A प्लस 4D लिखा था। ठीक है बाबू, आपने इस तरह से लिखा था। बहुत ध्यान दो, A1 है तो A है, A2 है, देखो दूसरा टर्म है तो A प्लस डी हो गया, देखो बाबू यहाँ 1D है, और A3 है बाबू तो यहाँ देखो 2D हो गया, यानी D को 2 से मल्टीपल किए, यानी तीसरा पद के लिए D को 2 से मल्टीपल किए, चौथा पद के लिए D को 3 से मल्टीपल किए, पांचवा पद के लिए D को 4 से मल्टीपल किए, छठा पद के लिए D को 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, सातवां पद के लिए D को 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी वैल्यू जो होगा बच्चे वह कम करके एक कम करके मल्टीपल करना है। तो इस तरह से हमें निकालना था बच्चे 18वां पद ना बाबू A18, इसका मतलब क्या होना चाहिए बाबू A प्लस 17D होना चाहिए, राइट ना बाबू। अर्थात यहाँ देखो बाबू, यहाँ हम लिखेंगे A18 इक्वल टू होगा बच्चे A प्लस 17D होगा। A का वैल्यू देखो बाबू 1 है ना बच्चे, और यहाँ 17 इंटू डी का वैल्यू देखो कितना बाबू 3 है, 7 51 ना, A 18 का मान, चलो इतना भी निकल गया। अब समझे तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक। चलो देखो तो बाबू तो क्या देखें, तो इससे बड़ा आसानी से बना लोगे बाबू, देखो ना थोड़ा सा बन गया, ऐसे फॉर्मूला भी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा भी सेम ऐसी है, ठीक ना, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें है ना अंक से कर रहा है। चलो देखते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है AP 4 9 14 डॉट 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 254 का अंश से 10वां पद, अंश से 10वां पद का मतलब यहाँ से 10वां पद, अरे उस समय यहाँ से पहला पद, तो यहाँ से अगर 10वां पद लेंगे अंश से, तो ये जो 254 जो दिख रहा है बाबू, या जो होगा या पहला पद लेना पड़ेगा इसको, अरे उसमें ये पहला पद होगा, फिर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा ना बाबू, तो इधर से घटाना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चे देखो 9 से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, तो जब इधर से हम लेके जाएंगे तो 4 से 9 घटाना पड़ेगा, तो माइनस से 5 होगा। अरे उसमें अच्छा सपोज करो इसको हम उलट देते हैं, देखो मान लो 254 डॉट डॉट बीच में और इधर बढ़ेगा, फिर देखो कितना होगा बच्चे 14 होगा 9 होगा 4 होगा, देखो ऐसे उलट दिए। अरे वो समय तो यहाँ देखो जब उलट दिए बच्चे, तो यहाँ एक और कौन करेगा, एक तो हो जाएगा 254, और डी कितना होगा बाबू 9 से 14 घटाएगा ना यहाँ से, अरे उस समय ऐसे घटाएंगे 9 से 14, तो कितना बचेगा बाबू -5 हो जाएगा। अरे समय और n बराबर कितना वैल्यू है बच्चे 10वां पद है ना बाबू, तो n का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसके बाद आप निकाल रहे यहाँ से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला रखना और यहाँ से निकाल लेना, ठीक ना बाबू। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब, ठीक ना। चलो देखते हैं बाबू आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो हम लोग देखें कि nth टर्म्स कैसे निकालेंगे, मीन्स nवां पद कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं बाबू कि जितना भी टर्म्स होगा, ठीक ना बाबू, यानी जितना भी पद होगा और सारा का सारा पद यदि एपी में होगा तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक ना बाबू। उसका सम करने के लिए बोलेगा तो उसको कैसे जोड़ के निकालेंगे, उसका कोई फॉर्मूला है जब उसको हम लिख लेते हैं, ठीक ना बाबू। चलिए यहाँ लिखेंगे n पदों का योग, इन पदों का योग या सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स है ना बाबू। n टर्म्स खाने का मतलब, ठीक ना बाबू, कि एपी में जितना भी टर्म्स होगा सबका जोड़ कितना, कैसे निकालेंगे, कैसे किसी पद को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो
सम है एस है, तो एस से स्विच करते हैं, एस फॉर सम, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है बाबू, जरा इसको याद कर लेना, क्योंकि इसको प्रूफ करने से कोई फायदा है नहीं अभी, ठीक ना, प्रूफ आता नहीं इसमें प्रूफ छोड़ देना है, ठीक ना। फिर देखो बाबू, इसको फिर आप ऐसे आगे इसको लिख सकते हो दूसरा तरीका से, n बटा 2 इंटू, बाबू देखो 2a है ना बाबू, तो यहाँ a प्लस a कर सकते हो ना, n माइनस 1 इंटू में d कर सकते हो। फिर देखो बाबू यहाँ पर n बाई 2 a प्लस, बाबू यहां से यहां तक a n होगा बाबू, अरे किस समय, क्योंकि अब जानते हैं ना बाबू, क्योंकि a n बराबर होता है बच्चे, a n होता है बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना होता है बाबू, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बदले में a कर दीजिए, ठीक है। अर्थात हो जाएगा बाबू एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू में a प्लस a, ठीक है बाबू। तो इसको भी याद कर लेना, ठीक ना। अगर आप इसको लिखना चाहोगे हिंदी में, ठीक है, तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए क्या है बाबू, प्रथम पद है ना बाबू, यानी इसको लिख देते हैं हिंदी में प्रथम पद, प्लस ए एन क्या है बाबू, अंतिम टर्म है, एनएच टर्म, एनवा टर्म है ना बाबू, तो अंतिम पद है मींस लास्ट टर्म है, ठीक है, अंतिम पद। तो इस तरह से, ठीक है बाबू, यानी जो एपी दिया रहेगा उसका हम लोग जोड़ निकालेंगे, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जरा, ठीक ना। मान लो कि एपी 1 2 3 4 5 6 so on, ठीक है वो एपी में है और कह रहा है कि 10वां पद तक प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा, ठीक ना, यानी 10वां पदों तक का योग ज्ञात करें, ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो कितना निकालना है बच्चे, 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो बाबू a बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, d का भी वैल्यू क्या होगा बाबू 1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप a तो निकालोगे, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला रखो n बाई 2 होता है ना बाबू, देखो यहाँ पर, यहाँ भी फॉर्मूला n बाई 2 है, n बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट रखते हैं, जगह नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या होता है एस एन, n का वैल्यू कितना 10वां पद निकाले, तो n का वैल्यू कितना होगा बाबू 10 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 है, फॉर्मूला में 2 कर दो, इनटू a है बाबू, a का मान कितना है बाबू 1 है, प्लस में n है बाबू n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है बाबू 10 से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा बाबू 9 बचेगा, इनटू d का वैल्यू कितना है बाबू 1 है, डायरेक्ट निकाल दिए हैं, फॉर्मूला रख लेना आप लोग, ठीक ना। तो ये 5 हो गया बाबू, ये 2 हो गया, प्लस में 9 हो गया बाबू, और यहाँ देखो बच्चे 9 और 2 11, 11 5 55 हो जाएगा, यानी ठीक ना। यानी प्रथम देखो एपी में है, तो प्रथम 10 तक की संख्याओं का जोड़ जो होगा बच्चे, योग जो होगा कितना होगा बच्चे 55 होगा, आया ना समझ में, ठीक ना। और या आप दूसरे तरीके से निकालना चाहोगे तो देखो 10वां पद लास्ट पद क्या है बच्चे 10 है, तो ए एन बराबर कितना होगा 10 होगा। प्रथम पद कितना है बाबू ए है, तो यहाँ 10 रविदंती पद में, और प्रथम पद कितना है बाबू 1 है, तो 1 और 10 कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ से भाग दोगे 10 को 2 से तो 5 बचेगा, 5 और 11 को गुना करोगे क्या होगा 55 होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अंतिम पद ऑलरेडी दे रखा है आपको, आ रहा है कि नहीं समझ में,
देखो तो इसको हम रेज करते हैं। चलो देखो तो बाबू, अगर आप इससे निकालना चाहो तो एस एन 10 हो गया। अब एन का वैल्यू कितना बाबू 10/2, और प्रथम पद देखो बाबू, प्रथम पद कितना है 1 है, प्लस में अंतिम पद कितना है बाबू 10 है। हो गया ना बाबू, अर्थात हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो 5 हो जाएगा, इनटू में देखो 10 आए के 11, 11 5 है 55, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अरे वो समय ठीक है, तो इतने ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं बच्चे, वीडियो कुछ ज़्यादा जा रहा है और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक चल जाए। और दूसरा चीज़ कि आप अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ना देखिए, अगर आपके माध्यम से आपके दोस्त यार भाई बहन अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। ठीक है बाबू, थैंक यू।